स्टारिंग अजित कुमार, अर्जुन सर्जा एंड त्रिशा कृष्णन। वैसे ये मूवी ऑलरेडी 6 फरवरी को रिलीज हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त मैं इसे देख नहीं पाया था क्योंकि मूवी सिर्फ तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई थी मेरे यहाँ, वो भी विदाउट सबटाइटल। लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है विद डिसेंट हिंदी डबिंग। तो कैसी है ये मूवी, आइए जरा बात कर लेते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि ये मूवी रीमेक है या कुछ लोग इसे इंस्पायर्ड भी बोल रहे हैं 1997 में आई एक हॉलीवुड फिल्म ब्रेकडाउन का। एंड मुझे उस मूवी का कुछ खास आता पता तो है नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। वैसे विदा मुयार्ची का मीनिंग होता है डिटर्मिनेशन, हिंदी में दृढ़ निश्चय रखने वाला। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने इस मूवी को देखना स्टार्ट किया मैं बड़ा ही डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि मूवी बहुत ही बोरिंग तरीके से स्टार्ट होती है। पहले 20 मिनट में तो यार मैंने इसे आगे ना देखने का भी विदा मुयार्ची कर लिया था, मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया था। लेकिन somehow I decided to continue और 20-25 मिनट के बाद मूवी अपने असली रंग में आती है एंड देन यू वोंट बी एबल टू लीव योर सीट। एकदम से हुक कर देगी मूवी आपको। अर्जुन नाम का एक आदमी है प्लेड बाय अजित कुमार, जिसकी शादी हुई है कायल नाम की लड़की से प्लेड बाय त्रिशा कृष्णन। लेकिन शादी के कुछ समय बाद दे हैव रियलाइज्ड कि उनको सेपरेट होना पड़ेगा और एक दिन अर्जुन जाता है कायल को उसके मम्मी पापा के घर ड्रॉप करने। लेकिन उस रोड जर्नी में होता है कुछ अनोखा, जिसमें हो जाती है कायल अचानक से गायब। एंड देन जो भी थ्रिल होता है वो तो आप इस मूवी को देखो और खुद जान जाओ। एंड भाई कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन मैटर्स। एक सिंपल स्टोरी को जिस तरह से मेकर्स ने सीन बाय सीन प्रेजेंट किया है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि आगे क्या होने वाला है। एंड यही इस मूवी की रियल यूएसपी है। लास्ट तक आप दिमाग लगाने पर मजबूर हो जाओगे, इस तरह का प्रेजेंटेशन है इसका। थ्रिल फुल मिलेगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स लगभग हर दूसरे मिनट पर है एंड उसके साथ कुछ एक बहुत ही अच्छे से कोरियोग्राफ्ड फाइट सीक्वेंस। स्पेशली कार में एक फाइट सीक्वेंस है जो आपको देखने में अच्छा लगेगा। बट अब बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये मूवी एक रीमेक है, तो ओरिजिनल ब्रेकडाउन मूवी जिसने देखी है वो डायरेक्ट ही इस फिल्म को रिजेक्ट ही कर देगा। प्लस स्टोरी के बिल्डअप में इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया। स्टार्टिंग के 20 मिनट अगर ना भी होते ना फिल्म में, या उसको 5-6 मिनट में दिखा देते तो भी चलता। एक अननेसेसरी गाना था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। प्लस इस मूवी का मासी ना होना शायद ये भी एक प्रॉब्लम है इस मूवी की। अगर इसी मूवी को मेकर्स एक मासी प्रेजेंटेशन देते तो शायद लोग इसे एक्सेप्ट भी कर लेते। बट फिल्म का मासी ना होके क्लासी होना ही इसे ले डूबा। बट आई एम श्योर थिएटर्स में भले ही लोगों ने इस मूवी को रिजेक्ट किया, बट ओटीटी पर लोग इसे जरूर एक बार ट्राई करेंगे, बस स्टार्टिंग के 20 मिनट सह पाए तो ओवरऑल मेरे तरफ से मूवी को आराम से 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। मूवी बहुत डिसेंटली मेड है, ना कोई वल्गर लैंग्वेज ना ही कोई गालियां है, तो आराम से सबके साथ एंजॉय की जा सकती है मूवी। बाकी आप बताओ, आपने इसे थिएटर में देखा या ओटीटी पर, और कैसी लगी आपको ये मूवी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। बाकी आज की इस वीडियो में हम उस मेगा स्टार की बात करने वाले हैं जिनके लिए हर बीतता दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर इस महीने रिलीज हो जाएगी। ईद के दिन को फिक्स करने वाले सल्लू भाई ने इस साल सिकंदर से अपना कमबैक मारने का प्लान किया है। लेकिन कल एक ऐसी खबर भी आई जिसने सलमान भाई के फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज अगर दानिश भाई होते तो कितने दुखी होते। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। कल खबर आई कि सलमान खान और एटली की आने वाली फिल्म को रोक दिया गया है। खबर थी कि एटली शाहरुख खान के बाद सलमान के साथ अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं। इससे पहले कि वो डायरेक्टर बनते, रजनी सर ने उनको एग्जिट का रास्ता दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म का पूरा बजट 650 करोड़ रखा गया था। ये सुनते ही हमारे सूत्र की जेब में हमने 650 रुपए डाले और बोला कि जाओ जरा पता करो कि माजरा क्या है भैया। सचमुच में एटली को इस फिल्म को बनाने के लिए सलमान खान के साथ एक और बड़ा सुपरस्टार चाहिए था। उनकी किताब में 2 बड़े नाम थे, कमल हसन या रजनीकांत। कमल हसन ने पहले ही इस रोल को प्ले करने से मना कर दिया और इसने इनको सन्न कर दिया था। इसके बाद एटली की टीम रजनीकांत के पास पहुंची। रजनी सर ने अपनी डेट्स की किताब निकाली, उस पर नजर डाली और फिर बोल दिया कि जाओ नहीं करता ना। क्यों हिला डाला ना। डेट्स की कमी के कारण मेकर्स ने उनसे फिर से पूछा कि सर स्क्रिप्ट में चेंजेस करके आपके डेट्स नहीं मिल सकते क्या। जिसके जवाब में रजनी सर ने कहा, क्या कहा? रजनी सर ने अपनी डेट्स उनको दे रखी है जिनके साथ आने वाले 2 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके। जी हाँ, लोकेश कंगराज की कुली और नेल्सन की जेलर 2। इन दोनों के बाद वो 2026 में एक और फिल्म करने वाले थे और उससे भी उन्हें साइन करना था। रजनी सर छोड़िए, उनका वो चश्मा भी 2026 तक बिजी है जिससे वो अपना स्टाइल स्टेटमेंट दिया करते हैं। अब थक हार कर इसके मेकर्स ने सोचा
कि हॉलीवुड से किसी को उठाकर लाते हैं। नजरें घुमाई तो सिल्वेस्टर स्टैलोन को लेने पर बात आई, लेकिन फिर उनको पैसे ही इतने देने पड़ते कि 650 करोड़ का बजट भी बहुत ज्यादा कम पड़ जाता। नहीं, इसके बाद थक हार कर एटली की टीम ने कहा कि एटलीस्ट हम अभी तो ये फिल्म नहीं बना सकते। ये सब क्या हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? उधर भाई भी मस्त सिकंदर को ईद पर रिलीज करने को तैयार है, लेकिन इस खबर ने उनके फैंस की सेवइयों की मिठास थोड़ी फीकी कर दी। अब ये सुनकर सलमान भाई के फैंस में भारी गुस्सा है। उनको इस बात का दुख है कि सलमान भाई एटली के साथ जवान जैसा ही कुछ कमाल कर सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब फिर से भाई किसी ऐसे वैसे डायरेक्टर के साथ फिल्म न साइन कर लें, क्योंकि भाई मस्ती मस्ती में फिल्म करने चले जाते हैं और थिएटर में हमें अपने प्राण बचाने पड़ते हैं यार, है कि नहीं? बताओ जरा। अब मजाक से हटकर एक्चुअली में एटली के साथ कोलैबोरेशन करके हर प्रोड्यूसर ने अच्छा पैसा बनाया। यहाँ तो वो खुद डायरेक्टर थे, ऐसे में सलमान खान जैसा मेगा स्टार भी उनके साथ था, लेकिन किसी की डेट्स न मिलने की वजह से पूरी फिल्म रुक गई और ये सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती थी। हालांकि ये पूरा प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, फ्यूचर में जब मौका मिलेगा तो दोबारा से बनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल सलमान भाई के फैंस के बीच में ये एक बड़ा झटका उनको लगा है। सलमान खान जैसा बड़ा मेगा स्टार जिन्होंने इंडस्ट्री को 4000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके दिया है, वैसे स्टार के लिए अभी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर देना बहुत जरूरी हो गया है। सलमान भाई के बॉक्स ऑफिस पुल पर वैसे तो किसी को शक नहीं, लेकिन जब टाइगर 3 जैसी फिल्म जो स्पाई यूनिवर्स की एक बड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय कर रही थी, वहां सिर्फ 450 करोड़ ही बनाना थोड़ा सा डिसअपॉइंट तो किया है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और स्क्रीन वाला पर आप और कौन से रिव्यूज देखना चाहते हो वो भी कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्क्रीन वाला, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। डेड बॉडी ढूंढ रही होती है, जोरदार खुदाई के बाद कुछ बहुत भयानक बाहर निकलता है। ठीक उसी जगह से शुरू हुई दृश्यम का क्लाइमेक्स याद है आपको? जमीन के नीचे पुलिस जब एक डेड बॉडी ढूंढ रही होती है, जोरदार खुदाई के बाद कुछ बहुत भयानक बाहर निकलता है। ठीक उसी जगह से शुरू हुई है एक साउथ इंडियन फिल्म जिसने पूरी इंडस्ट्री को बता दिया है सस्पेंस थ्रिलर कैटेगरी में मलयालम सिनेमा का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। थोड़े दिन पहले ही किष्किंधा कांडम रिलीज हुई थी, उसका क्लाइमेक्स देखकर लोग हॉलीवुड मूवीज भूल जाएंगे, लेकिन उसके तुरंत बाद एक और बड़ा धमाका हो गया है। आज के टाइम में जब हर दूसरी फिल्म सिर्फ 28 दिनों के बाद OTT पर रिलीज हो जाती है, एक मलयालम फिल्म का 2 महीने इंतजार करना पड़ा क्योंकि थिएटर्स में फिल्म आग लगा रही थी। रेखा चित्रम फिल्म को रिलीज हुए 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब OTT पे जब नॉर्थ ऑडियंस इसको हिंदी डबिंग में देखेगी, दिमाग हाथ में निकल के बाहर आ जाएगा। हॉलीवुड की एक फेमस फिल्म है नन, जो कॉन्जोरिंग से जुड़ी हुई है। जितना एक्साइटमेंट इस नन को देखकर फील होता है, सेम वैसा ही काम इस मलयालम फिल्म ने किया है। एक सुनसान जंगल के बीच में अकेला बैठा हुआ आदमी कैमरा पे लगातार कुछ बातें कर रहा है। सामने है सोशल मीडिया जिस पे अब वो लाइव जा चुका है। थोड़ी देर बाद इसी लाइव कैमरा पे वो खुद को मारने की बात बोलता है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वीडियो में गोली चलने की आवाज आती है और आदमी मर जाता है। ये सब सुन के आपको डर जरूर लग रहा होगा, बट बहुत जरूरी है उस बात को सुनना जो इसने खुद मरने से ठीक पहले कैमरा के सामने बोली थी। इस आदमी ने खुद को एक मर्डर का जिम्मेदार बताया था, जो आज से लगभग 40 साल पहले किया गया था। कोई पुलिस केस नहीं, कोई कोर्ट का फैसला नहीं, पूरी दुनिया के सामने अपना जुर्म कबूल किया और अपने हाथों से खुद को सजा भी सुना दी। एक्चुअली जंगल में जिस पेड़ के नीचे ये बैठा है और जो जमीन इसके पैरों के नीचे है, उसके अंदर ही दफन है एक और इंसान की लाश। जो जंगल हमेशा से सुनसान था, वहाँ गोली की आवाज के बाद पुलिस का सायरन बजता है और वीडियो देखने के बाद इस जमीन की खुदाई शुरू हो जाती है। बस कुछ फीट जमीन के नीचे ठीक दृश्यम के जैसे एक स्केलेटन बाहर निकलता है और सनसनी मच जाती है। टेबल पे सजा हुआ है एक इंसान का सर, साथ में एक ऐसी चीज भी मिली है जिससे साफ पता चलता है मरने वाला लड़का था या लड़की थी। पैरों में बजने वाली पायल जो 40 साल जमीन के नीचे दबी हुई थी, वो इस कंकाल की हड्डियों के साथ रखी हुई है। वो बोलते हैं ना, परफेक्ट क्राइम जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। हर क्रिमिनल अपने पीछे एक सबूत छोड़ जाता है जो पुलिस को उस केस के सच तक ले जाता है। फिल्म का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? एक मरे हुए इंसान का भूत जमीन के नीचे से बाहर निकल के 40 साल बाद पुलिस से अपनी मौत का इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि कातिल आज भी जिंदा है। लेकिन एक हैरान करने वाली बात बताऊं, ये सब कुछ टोटली फिल्मी नहीं है, मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि इस मर्डर का कनेक्शन एक रियल लाइफ एक्टर से जुड़ा है। मलयालम सिनेमा के लेजेंड ममूटी के हाथों में इस केस को सॉल्व करने की चाबी है। जैसे कल्कि में अमिताभ सर का यंग वर्जन दिखाया था, सेम वैसे ही ममूटी को 40 साल पीछे जाके VFX से दोबारा इस कहानी में प्रेजेंट किया गया है। सुनने में ये चीज जितनी अजीब लग रही है, उतना ही इसका यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा फिल्म को देखते टाइम। ऐसी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म सच में किसी ने ट्राई भी की है, जो एक लव लेटर की तरह बनाई गई है अपने फेवरेट एक्टर को ट्रिब्यूट देने के लिए, वो भी एक मर्डर केस के अंदर। जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सिर्फ एक नजरिया है इस कहानी को देखने का, जबकि 2 घंटे की फिल्म देखने के बाद आपका दिमाग टोटल
360 डिग्री चक्कर खा जाएगा। फिल्म का क्लाइमेक्स एकदम फ्रेश है, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल एंडिंग बनाई है। आपको धोखा देने के लिए कुछ साइड प्लॉट्स भी दिखाए जाएंगे, अगर उसमें उलझ गए तो एंडिंग हाथ से निकल जाएगी। और सबसे बेहतरीन चीज जो मलयालम सिनेमा को बाकी इंडस्ट्री से अलग बनाती है, इनकी फिल्मों में एक्टिंग दिखती ही नहीं है, एक्टर्स एकदम असली जिंदगी के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। रेखा चित्रम को देखते टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे, ओटीटी पे फिल्म देख रहे हो या फिर किसी न्यूज चैनल का रियल लाइफ प्रोग्राम। एकदम असली से ज्यादा असली सिनेमा बनाया है। सोनी लिव पर फिल्म को अभी तुरंत इसी वक्त देख सकते हो, बस शर्त इतनी सी है कि एक बार में फिल्म को देखना, ये टुकड़ों में ब्रेक लेके देखोगे तो मजा खत्म हो जाएगा। थिएटर बाय बाय, ओटीटी को बोलो हाय हाय। फिल्म देखकर बताना जरूर कैसी लगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर 50 करोड़ में बनने वाली फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस कर डाला, सीधा 400% का प्रॉफिट कमा लिया, पूरी तेलुगु इंडस्ट्री को हिला दिया। संक्रांति की वास्तु नाम, फिल्म का नाम सुन के समझ गए होंगे। संक्रांति पे इसको रिलीज किया और फिल्म धीरे धीरे लंबी रेस का घोड़ा बन गई, थिएटर हाउसफुल कर गई। डाकू महाराज उर्वशी रौतेला की 105 करोड़ वाली फिल्म और दुनिया का सबसे कमाऊ पोस्टर छापने वाली गेम चेंजर, इन दोनों फिल्म से फेस ऑफ हुआ था इस तीसरी फिल्म का। पूरी इंडस्ट्री शॉक रह गई जब फाइनल रिजल्ट बाहर आया। ना तो स्टारडम चला और ना 105 करोड़ का जादू, सिर्फ और सिर्फ फैमिली सिनेमा ने असली पावर दिखाया। अब आई है ओटीटी की बारी और यकीन से बोल रही हूँ, विद फैमिली ऐसा सिनेमा देखोगे ना तो पूरा परिवार आपको शाबाशी देगा, लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। बस एक छोटी सी एडवाइस जरूर दूंगी, फिल्म देखने से पहले अपने दिमाग को लोरी सुना के आराम से सुला देना, जब फिल्म पूरी की पूरी खत्म हो जाए तब आराम से जगा देना। ओके, पति पत्नी और वो का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको गैंगस्टर वर्सेस पुलिस के मैच में फिट कर दिया है। बस पुलिस के एक कंधे पे बीवी है, दूसरे पे प्रेमिका। एक अमीर बिजनेसमैन सीएम माने चीफ मिनिस्टर के सामने से किडनैप हो जाता है, पूरा गवर्नमेंट का बना बनाया सिस्टम हिल जाता है। किडनैप किसने किया? एक खतरनाक देसी डॉन ने, जो इस बिजनेसमैन के बदले अपने दूसरे बड़े भैया को जेल की दीवार से बाहर निकालने की शर्त रखता है। सीएम सर टेंशन में है, तब मैडम पुलिस के दिमाग में आता है एक ऐसे ऑफिसर का नाम जिसने 150 एनकाउंटर किए हैं और मरने वाले सारे के सारे डॉन थे। मिलिए रवि कुमार के पापा से, जो फिलहाल फैमिली मैन है, लेकिन अपने टाइम में काफी सारे चोर लुटेरों की फैमिली को माइनस किया है इन्होंने। कोई केस नहीं, कोई कोर्ट नहीं, सजा ऑन द स्पॉट ढिशक्याओं। हाँ तो कहाँ थी मैं, बिजनेसमैन। उसको बचा के लाने के लिए 72 घंटों का उल्टा टाइमर चल रहा है। एक तरफ पुलिस की नजर से बचा के जेल से उस क्रिमिनल को बाहर निकालना, दूसरी तरफ सही सलामत उस अमीरजादे को उससे बदलना है। सिंपल। लेकिन इस कहानी में विलन कौन है जानते हो? अपनी लेडी सिंघम, मिस पुलिस ऑफिसर की सौतन, जिन्होंने फैमिली मैन की फैमिली को काफी बड़ा कर दिया है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो इस कमरे में एक डॉन है, बिजनेसमैन है, सीएम है, एनकाउंटर ऑफिसर, एक लेडी पुलिस और एक पत्नी है। कौन बाहर निकलेगा, कौन बाहर नहीं निकलेगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, आप खुद देखोगे तो दिमाग चक्कर खा जाएगा, लेकिन इस फिल्म को कभी भूल नहीं पाएगा। ऐसी कॉमेडी फिल्म जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसता है, कोई वल्गर डायलॉग नहीं, कोई अडल्ट कंटेंट नहीं, कोई डबल मीनिंग गाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। एक्टर्स जानबूझ के ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन खराब काम नहीं बोल सकते। जेन्युइनली उनके कैरेक्टर इतने फनी लिखे गए हैं कि एक सेकंड कुछ अटपटा नहीं लगेगा। स्पेशली जो दोनों एक्टर्स को कास्ट किया है, उन्होंने फिल्म का लेवल सेट कर दिया है। जैसे पुरानी मूवीज में मजा आता था ना नोक-झोंक देखने में, सेम वही फील होगा। और क्लाइमेक्स में लीड एक्टर का लंबा सा मोनोलॉग है, जैसे कार्तिक ने प्यार का पंचनामा में बोला था, उसका शादीशुदा वर्जन, वो तो सच में इस फिल्म का एक्स फैक्टर है। अच्छी बात यह है, फिल्म को हिंदी डबिंग में भी देख सकते हो आप, और ऐसा नहीं है कि तेलुगु को हिंदी में बदल दिया तो राइटिंग फनी नहीं लगेगी, उसका मतलब बदल जाए। उल्टा जेन्युइनली काफी टाइम बाद आप इतना जोर से हंसोगे। इस फिल्म की कॉमेडी टोटल एजलेस है, किसी को भी हंसा सकती है। और बेस्ट चीज, थिएटर नहीं जाना, घर पे सबके साथ देखो। कैसे एक पैरोडी फिल्म ऑलमोस्ट 300 करोड़ का बिजनेस कर सकती है, अगर पता लगाना है तो फिल्म विद फैमिली देख डालो, ZEE5 पे मिल जाएगी। हंसते टाइम कमेंट करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय। इधर हम लोग क्रिकेट में बिजी चल रहे हैं, उधर बॉलीवुड की सबसे बड़ी रोमांटिक ट्रेजेडी फिल्म के सीक्वल का अनाउंसमेंट भी
हो गया। आवारापन ये सिर्फ फिल्म नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए इमोशन जैसी है, एक अलग कैटेगरी का सिनेमा है जो बॉक्स ऑफिस नहीं फीलिंग से सुपरहिट माना जाता है। हर वो इंसान जो इमरान हाशमी को एज एक्टर क्रेडिट देने में चूक गया, अगर वो एक बार इस फिल्म को देख लेगा तो समझ जाएगा बॉलीवुड ने इनका टैलेंट कैसे वेस्ट किया है। तो आज फाइनली हो गई है वो चीज जिसका सपना हम लोगों ने ऑलमोस्ट 18 साल लगातार देखा है। आवारापन 2 विद इमरान हाशमी कंफर्म्ड है सर। यूट्यूब पे बस 30 सेकंड का वीडियो आया है और उतना ही काफी है पब्लिक को नींद से जगाने के लिए, खाली पड़े थिएटर्स को हाउसफुल कराने के लिए। भट्ट फैमिली जिन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक रोमांटिक हॉरर सस्पेंस वाली मूवीज दी है, वो कमबैक कर रहे हैं अपनी सबसे अंडररेटेड फिल्म के सीक्वल के साथ। 30 सेकंड का अनाउंसमेंट वीडियो है जिसमें कोई टाइटल नहीं है, किसी फिल्म का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ 3 शब्द तो फिर आओ, बस इतना काफी है समझदार को इशारा देने के लिए। देखो जब से ये री रिलीज वाला फॉर्मूला काम करना शुरू हुआ है, बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज वापस लौट के आ रही हैं अपनी इज्जत और पैसा दोबारा कमाने के लिए। इतिहास रच दिया था सनम तेरी कसम ने, जब एक बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप फिल्म 10 साल बाद वापस लौटकर ब्लॉकबस्टर बन गई, सेकंड इनिंग्स में 50 करोड़ की कमाई कर गई। लेकिन हर कोई बोल रहा था अगर सनम तेरी कसम ये कांड कर सकती है तो फिर वो फिल्म ऑडियंस के साथ क्या करेगी जिसका सिर्फ म्यूजिक एल्बम सुन के लोग पागल हो जाते हैं। आवारापन की री रिलीज की डिमांड लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन देने वाला जब देता है तो सब कुछ फाड़ के रख देता है। आवारापन तो वापस आएगी, साथ में पार्ट 2 का टीजर भी लेकर आएगी, ये शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। इमरान हाशमी इज बैक, वो भी इस तरह। देखो फिलहाल जो वीडियो आया है वो बस एक अनाउंसमेंट टीजर के जैसा है जिसको AI टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्रिएट करके बनाया गया है, लेकिन ये कबूतर को देखकर ही समझ आ गया मेकर्स का इशारा किस तरफ है, और बाद में इमरान हाशमी की आवाज, फिर धीरे से ये चेहरा रिवील करना। कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़ है दया। आवारापन 2 की प्लानिंग 100% हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है इस वीडियो में सिर्फ विशेष भट्ट का नाम लिखा है, लेकिन फर्स्ट पार्ट के डायरेक्टर मोहित सूरी का जिक्र कहीं नहीं किया गया। माने सीक्वल बनेगा, सेम एक्टर के साथ कहानी भी वही पुरानी कनेक्टेड होगी, बट डायरेक्टर पक्का बदलने वाले हैं। किसी नए दिमाग को मौका मिलेगा फिर से बॉलीवुड को रोमांस ट्रेजेडी का असली मतलब सिखाने और पब्लिक को रुलाने का। लेकिन 2 बातें यहाँ पे गौर करने वाली हैं। जिसने आवारापन देखी है वो बहुत अच्छे से जानता है जितना जरूरी इमरान हाशमी है इस फिल्म के लिए, उतना ही इम्पोर्टेंट रोल आशुतोष राणा का भी है विलन वाले कैरेक्टर में। उनका कमबैक होगा या फिर किसी नए चेहरे से उस रोल को जोड़ेंगे, ये फैसला सोच समझ के करना पड़ेगा। दूसरा, इमरान हाशमी के अगेंस्ट किस एक्ट्रेस को कास्ट करते हैं वो चीज भी बहुत क्रूशियल होगी। मुझे नहीं लगता पुराने चेहरे वापस लौटेंगे, कहानी जरूर वही पुरानी होगी, उसको उसी जगह से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बार पार्ट 2 में एक नया चैप्टर खुलेगा जिसमें नए एक्टर्स को फिल्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। देखो आशिकी फ्रेंचाइज हो या फिर आवारापन जैसी फिल्म, इन दोनों को अगर सुपरहिट तरीके से कमबैक करना है तो म्यूजिक पे फोकस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है बॉस। आवारापन 2 अभी से पब्लिक फेवरेट इसीलिए है क्योंकि सब जानते हैं इमरान हाशमी की फिल्म का म्यूजिक बिना किसी शक बॉलीवुड में सबसे टॉप पर जाता है, और अनाउंसमेंट टीजर ने पुराने आइकॉनिक सॉन्ग को जोर से बजा के पब्लिक को याद दिला दिया है। आजकल फिल्मों में इस चीज की कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। अब मुद्दे की बात यह है, आवारापन 2 अगर बनती है तो कब तक फिल्म के दर्शन हो सकते हैं? ये वाला सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है सर, क्योंकि पहले तो आवारापन को री रिलीज करना पड़ेगा, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा इस फिल्म का सीक्वल कितना जरूरी है और किस तरह पब्लिक इसके साथ कनेक्ट कर सकती है। री रिलीज के बाद जाके ही पार्ट 2 के बारे में मेकर्स कुछ ना कुछ तो अनाउंस करेंगे, शायद फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर के बारे में बता के रिलीज डेट का हिंट दिया जाए। देखो 2026 ऑलरेडी भरा पड़ा है बिग बजट मूवीज के साथ। अब देखते हैं इमरान हाशमी इसमें कूदेंगे या फिर 2027 की शुरुआत आवारापन 2 से करेंगे। फिलहाल कमेंट मार के यस और नो में बताओ फिल्म का सीक्वल बनना चाहिए कि नहीं। ये 30 सेकंड का वीडियो काफी है आपको फिल्म से जोड़ने के लिए, या फिर AI नहीं चलेगा, रियल एक्टर को लाना पड़ेगा? सोच के बताओ। टेक केयर, बाय बाय। और भाई इंग्लैंड वालों, पाकिस्तान वालों, साउथ अफ्रीका के लोगों, ऑस्ट्रेलिया वालों, सूझी है? बोलो बोलो। कैसा लग रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर दोबारा व्हाइट ब्लेजर देखकर? कैसा लग रहा है पड़ोस से आ रही रोने की आवाज सुनकर? हमारे पड़ोसी देशों के लिए तो मोदी जी ने मैसेज भेजा है, सुनिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई सोचो क्या गजब बेइज्जती है, 30 साल बाद टूर्नामेंट होस्ट किया और वो टूर्नामेंट इंडिया जीत गई। लेकिन देखो रोने वाली बात नहीं है, अभी सभी को पता है कि इंडिया इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लेकिन डिस्क्रेडिट किस तरह से किया जाए बताओ? तो ये बोल दिया कि सारे मैच एक ही ग्राउंड पर खेल रहे, जिसने अनफेयर एडवांटेज का भिंडी रोना किया सारे बाहर हो गए, जिसने नहीं किया न्यूजीलैंड वही फाइनल में थी। बेचारों के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड वालों, आप लोग कभी और देख लेना, अभी हमको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सेलिब्रेट करने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ट्रॉफी भी जीत गए और एक भी लेजेंड ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी। पूरे देश में जश्न का माहौल है। इतना डांस तो लोग बूगी वूगी और डांस इंडिया डांस में नहीं करते थे जितना डांस कल रात को इंडिया गेट और देश की बाकी जगहों पर हुआ है। पूरी दुनिया को गलत साबित किया भाई साहब इंडिया ने। हल्की पतली बात नहीं है। ओडीआई का एक आईसीसी टूर्नामेंट हम 2023 में हारे थे तो शांत था अहमदाबाद, लेकिन जश्न और पटाखों से दुबई हो गया आबाद और पड़ोसी कह रहे हैं हाय मैं बर्बाद, हाय मैं बर्बाद। मुझे तो बस ये लग रहा है कि कांग्रेस वाली मैडम जिनको रोहित शर्मा अनफिट लगते थे वो कहीं सेलिब्रेट करने से मना न कर दें, ये बोलकर कि ट्रॉफी तो एक अनफिट कप्तान ने जिताई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या शुरू से बात करते हैं कि कल के मैच में हुआ क्या क्या। वैसे तो आप सबने मैच देखा है लेकिन फिर भी बात तो करेंगे। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई रोहित शर्मा के एक और टॉस हारने के साथ। अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मैथ करेंगे लगातार 15 टॉस हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है तो आप पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे पता है इतनी बढ़िया गणित तो आपकी भी नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल चैट जीपीटी से पूछा और उसने मुझे बताया कि लगातार 15 टॉस हारने की संभावना 0.0003% होती है। चैट जीपीटी ने यह भी बताया कि ऐसा बहुत कम बार होता है, लेकिन हमारे साथ हो गया और हमको पहले गेंदबाजी करने आना पड़ा। शुरू में हमें परेशान किया ट्रेविस हेड के न्यूजीलैंड वर्जन रचिन रविंद्र ने। उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि रात भर हमने जिस इंडियन के लिए दुआएं मांगी है भगवान ने कहीं वो गलत इंडियन तो नहीं समझ लिया। रचिन रविंद्र बेंगलुरु से हैं और उनकी बैटिंग देखकर लग रहा था कि वो हमको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे बेंगलुरु के ऑटो वाले हिंदी बोलने वालों को ट्रीट करते हैं। कप्तान रोहित शर्मा जब पैनिक में होते हैं तो अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं। पहले ये काम जसप्रीत बुमराह करते थे उनके लिए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में ये काम वरुण चक्रवर्ती ने किया है। वरुण चक्रवर्ती ने आकर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई और उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में जिस बंदे ने न्यूजीलैंड वालों के मुंह से निकलवा दी बीप, उसका नाम है कुलदीप। कुलदीप भाई ने सबसे पहले तो रचिन को बोल्ड मार के बताया कि गुरु असली स्पिन हम लोग करते हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा विकेट केन विलियमसन भी कुलदीप लेकर उड़ गए। कुलदीप का यही स्पेल इस मैच का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो न्यूजीलैंड वाले ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई क्लब लेवल की टीम इंटरनेशनल मैच पहली बार खेल रही है। इनफैक्ट एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब 81 गेंद तक न्यूजीलैंड एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाई। सिर्फ 2 ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई उनकी तरफ से, पहले डेरिल मिशेल और दूसरे ब्रेसवेल। मिशेल को इनिंग्स बिल्ड करनी थी इसलिए उनकी हाफ सेंचुरी स्लो आई। ब्रेसवेल को आखिरी 10 ओवर में तेज रन बनाने थे इसलिए उन्होंने थोड़ी तेज हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन इन सब के बीच भारतीय स्पिनरों ने मामला टाइट करके रखा। जडेजा ने 10 ओवर में मात्र 30 रन दिए और उनके 10 ओवर के स्पेल के बाद कोहली ने आकर उनको गले लगाया। समझ नहीं आया कि ये कोहली उनको गले क्यों लगा रहे हैं, अच्छा स्पेल फेंकने पर या फिर इसलिए क्योंकि उन्होंने आखिरी बार वनडे इंटरनेशनल में बॉलिंग डाली है। लेकिन उस वक्त हमारा ध्यान जडेजा के रिटायरमेंट पर नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर था, जिसको जीतने के लिए हमें 252 रन 252 बनाने थे। अभी तक तो टीम इंडिया को कठिन विकेट मिलने के बावजूद बैटिंग करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और कल भी शुरू में बिल्कुल नहीं हुई परेशानी। दूसरे ही गेंद पर रोहित ने छक्का लगाकर ऐलान कर दिया कि इस वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भारत उस तरीके से चेज नहीं करेगा जैसे 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ किया था। रोहित शर्मा ने ऐसी एक्सप्रेस शुरुआत दी जैसे 252 अकेले बनाने आए हैं। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में वड़ा पाव गर्म छोड़कर आए हैं और ठंडा होने से पहले मैच खत्म करके मानेंगे। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। कसम से बताऊं तो एक वक्त पर मेरे को लग रहा था कि इंडिया 10 विकेट से जीत जाएगी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स जो कि सुपरमैन का बच्चा है उसने फिर एक ऐसी कैच लपक ली कि हमारा जबड़ा खुला रह गया। किंग कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारा कप्तान सीना तान कर खड़ा था। हमारी लुप लुप शुरू हुई तब जब रोहित शर्मा भी 76 पर आउट हो गए। अचानक से न्यूजीलैंड वाले मेडन ओवर डालने लगे। रन इतने मुश्किल से मिल रहे थे जैसे रेगिस्तान में पानी। हमें लगने लगा कि ऊपर वाले ने बस यहीं तक हमारी खुशियां लिखी थी। मूड खराब होने की शुरुआत हो चुकी थी। कैमरामैन लड़कियों को दिखा दिखाकर मामला रफा दफा करना चाह रहा था, लेकिन हमें चाहिए थी एक बड़ी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जो हमारी जीत सील कर दे। हमें वो बड़ी पार्टनरशिप तो नहीं मिल पाई, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप बहुत सारी मिल गई। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे श्रेयस अय्यर के 48 रन। सोचो जरा आप, बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थे श्रेयस अय्यर और अब यहाँ पर इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी के हाईएस्ट रन स्कोरर बनकर निकले। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने भी दिया, लेकिन केएल राहुल ने एक एंड थामे रखा। नॉट आउट 34 बनाए और ये इतने इंपॉर्टेंट थे कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में खुद कप्तान रोहित शर्मा ने उनकी तारीफ करी है। टीम इंडिया ने एक टाइट मैच में एक ओवर पहले जीत हासिल की और 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने हमसे छीनी थी वो वापस ले ली। इतनी खुशी मुझे आज
इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी भाई का बदला भी रोहित शर्मा ने ले ही लिया। अब इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके बताना। हिटमैन वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बारे में भी कुछ बढ़िया सा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाना। हमारी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल सीरीज जारी रहेगी। चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़ी और भी वीडियोस इस चैनल पर आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। को रिलीज होने वाली है जाट। सनी देओल का रिटर्न सिनेमा है, जिन्होंने 2023 में अपने कमबैक से बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया था। 60 करोड़ में बनने वाली फिल्म ने 680 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। सीधा टिकट्स में 1000% का प्रॉफिट बनाया। ऐसी फिल्म बना के दिखाई जो क्रिटिक्स, रिव्यू, कंटेंट, इन सब चीजों से आगे, बहुत आगे निकल गई। पब्लिक ही असली राजा है, ये बात फिर से साबित कर गई। लेकिन तब काफी लोगों ने बोला था सीक्वल फैक्टर की वजह से गदर 2 तो चल गई, वरना सनी देओल के पास वो स्टार पावर नहीं है कि ये किसी ओरिजिनल फिल्म को हिट करा दे। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी इस सवाल का जवाब सबको मिल जाएगा, क्योंकि सिर्फ 1 महीने बाद जाट बॉक्स ऑफिस पे मास सिनेमा की सुनामी लेकर आएगा। सनी देओल को अभी तक हम लोगों ने देखा है बॉर्डर, गदर जैसे पेट्रियोटिक रोल्स में वो उनको बहुत सूट करते हैं और इसी वजह से ऑडियंस का रिस्पेक्ट भी मिलता है। लेकिन जाट में उनका एक टोटल ग्रे शेड कैरेक्टर बाहर आएगा। इस बार डायलॉगबाजी, हीरोपंती नहीं, सीधा मार धाड़, खून खराबा, टोटल पागलपन मास सिनेमा। फिल्म से अभी तक जो पोस्टर और टीजर बाहर आया था उसको देखकर इतना पक्का है थिएटर स्टेडियम बनने वाले हैं और 2025 में सबके होश उड़ने वाले हैं। लिख के रख लो आप इस बात को, सारे ट्रेड एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब जाट की कमाई शुरू होगी और सबसे बड़ा सरप्राइज बनके फिल्म हिट होगी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, यही सोच रहे हो ना? एक सवाल का जवाब देना बस, अगर गदर में सनी देओल अकेले आते तो क्या फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन जाती? फिल्म आइकॉनिक इसीलिए है क्योंकि हीरो के सामने एक टक्कर का विलन दिखाया गया था। लेजेंड अमरीश पुरी सर की वजह से सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस भी 100 गुना बड़ा हो गया था। सेम कुछ वैसा ही फॉर्मूला जाट के मेकर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो चीज जिसमें गदर 2 बनाने वाले लोग टोटली फेल हो गए थे। सनी देओल के अगेंस्ट रणदीप हुड्डा को कास्ट करना एज लीड विलन, ये बहुत स्मार्ट प्लानिंग है। ऐसा एक्टर जो नाम से काम नहीं, काम से अपना नाम बनाता है। उनका रोल फिल्म में कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है ये साफ पता चलता है इस बात से कि मेकर्स ने अलग से उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक टीजर रिलीज किया है। 30 सेकंड का वीडियो जिसमें रणदीप ने गिनती के 4-5 शब्द बोले हैं और सिर्फ उतने में ही समझ आ गया सनी देओल का मुकाबला इस बार टक्कर के विलन से होगा। सरबजीत जैसी फिल्म करने के बाद भी अगर ऑडियंस ऐसे एक्टर को उनका क्रेडिट देने में चूक गई तो सारा इल्जाम बॉलीवुड पे क्यों डालना? आदत है एक्टर का टैलेंट वेस्ट करने की। लेकिन भरोसा रखो आप, अगर सनी देओल के स्क्रीन प्रेजेंस को कोई एक्टर नेगेटिव रोल में मैच कर सकता है तो रणदीप हुड्डा से बेहतर दूसरा कोई नहीं होगा। वैसे भी जब साउथ डायरेक्टर हिंदी एक्टर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो हमेशा ऐसी एक्टिंग बाहर निकलवाते हैं जैसा बॉलीवुड ने उनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। अभी तो सनी देओल और रणदीप हुड्डा के अलग अलग टीजर्स आए हैं, तब इन दोनों को आमने सामने सोच के जाट के लिए अलग ही एक्साइटमेंट फील हो रहा है। सोचो जब फिल्म का ट्रेलर आएगा और ये दोनों एक फ्रेम में एक साथ एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे एस जानी दुश्मन, फिल्म का हाइप सिर्फ उस एक सीन से बन जाएगा। इंटरेस्टिंग बात ये है फिल्म को जो साउथ डायरेक्टर बना रहे हैं उन्होंने क्रैक जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में कहानी दिखाने का तरीका बहुत यूनिक है। एक आम, उसके अंदर कील, जिसके नीचे एक नोट दबा हुआ है, यहाँ से फिल्म को शुरू करना और एक खतरनाक पुलिस ऑफिसर की जिंदगी पे फिल्म बना देना। जिसने वो सिनेमा देखा है बहुत अच्छे से जानता है जाट सिर्फ एक्शन मार धाड़ के बारे में नहीं हो सकती, एक जबरदस्त कहानी भी फिल्म में जरूर देखने को मिलेगी। वैसे फिल्म पर पैसा पुष्पा के मेकर्स ने लगाया है तो टेंशन मत लो, सनी देओल की स्टार पावर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उल्टा फिल्म को पैन इंडिया रिलीज करने का मौका मिलेगा। अब से फिल्म के ट्रेलर आने की देर है और उन सबके मुंह पे ताला लग जाएगा जो सनी देओल के कमबैक को तुक्का बोलते हैं। फिर से ये जाट बॉक्स ऑफिस फाड़ के रख देगा। ओरिजिनल 10 अप्रैल को अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी से क्लैश भी होना था, लेकिन वो अब पीछे हट चुकी है और जाट को कमाई करने की फुल छूट मिल चुकी है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हीरो है, विलन है, चालाक डायरेक्टर भी है। क्या बोलती ऑडियंस, फिल्म का साथ दोगे? गदर वाला जादू फिर से रिपीट करोगे? हाँ कि ना, सोच के बताना। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जो दिल में आए लिख देना। वेलकम। कहावत एक बड़ी पॉपुलर
पॉपुलर है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है दोस्तों। 2018 में आई तुम्बाड़ बस उसी का एक एग्जांपल बनती जा रही है। एक ऐसी फिल्म जिसको बनाने में प्रोड्यूसर्स के पर्सनल एसेट्स भी उनको बेचने पड़े थे। आज उसके सेकंड पार्ट के लिए वही ऑडियंस पागल हुई पड़ी है जिसने इसकी रिलीज के टाइम पर इसे भाव नहीं दिया। इतिहास गवाह है कि हर बढ़िया फिल्म के फ्लॉप होने के बाद ओटीटी पर वो जब आती है तो हिंदुस्तान भर की ऑडियंस उसे अंडररेटेड बना देती है, फिर उसकी री रिलीज होने की बातें होने लगती है। खैर तुम्बाड़ भी उसी में से एक फिल्म है जिसकी सीक्वल के बारे में एक नई खबर पता चली है। तुम्बाड़ जहां फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से कई बार प्रॉब्लम में रही है, वहीं इसके सीक्वल के लिए प्रोड्यूसर्स ने 100 करोड़ का बजट निकाला है। ऐसी खबर कल आई। अब सूत्रों के हवाले से इस खबर की पुष्टि तो नहीं हुई है क्योंकि हमारा सूत्र आज लेट उठा है सोकर, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े हैंडल्स ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कई सारे बड़े स्टूडियोज ने इस फिल्म के लिए अपना बजट निकाला है। खबर आई है कि एक लीडिंग स्टूडियो ने सोहम जी की इस फिल्म के लिए 100 करोड़ का बजट लॉक किया है। फिल्म का प्री प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इस साल के अंत तक ये फिल्म फ्लोर पर भी चली जाएगी। मजे की बात यह है कि इसके पहले पार्ट में जहां पैसे लगाने वाले लोग नहीं थे, वहीं इस फिल्म के लिए सबने अपनी झोली खोल दी है। इसलिए तो कहा गया है कि समय हो तो बड़ा बलवान भैया। यही वजह है कि इस फिल्म की कहानी को देखने के लिए आज पूरी ऑडियंस पागल हुई जा रही है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ट्विस्ट पे आए, सबसे पहले तो ये कि तुम्बाड़ इसके डायरेक्टर राही अनिल बर्वे का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके सीक्वल को लेकर उन्होंने अभी तक कोई हामी नहीं भरी है। अगर ज्ञानी लोगों के सूत्रों ने उन्हें कुछ इसके विषय में जानकारी दी है तो कमेंट सेक्शन में ज्ञान वर्षा अवश्य करें। अब जिस डायरेक्टर के विजन के साथ इसका पहला पार्ट बना था वो ही अगर इस फिल्म में नहीं है तो इसकी कहानी के साथ कितना जस्टिस होगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि नहीं? बात तो सही है। इसके साथ ही क्या ये फिल्म उस ब्रिलियंस को टच कर पाएगी जो इसके पहले पार्ट में लोगों ने देखा था? ये दूसरा सवाल है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि इस फिल्म के लिए तेजी से तैयारियां चल रही है। एक अच्छी बात भी और बुरी बात भी इसमें। अच्छी बात इसलिए क्योंकि हमको ऐसी फिल्म का सीक्वल देखने को मिलेगा जिसका वेट सब लोग कर रहे हैं। बुरी बात इसलिए क्योंकि जल्दी का काम शैतान का बोला गया है कि नहीं। इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट को बनाने के लिए 6 साल लग गए थे। सही लोकेशन और बारिश तक के सीन्स को रियल सीजन्स में रिकॉर्ड किया गया था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस तरह के सीन्स को वीएफएक्स या सीजीआई से रिक्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आज अगर जो फिल्म बनने जा रही है उसमें वो वाली बात रह पाएगी या नहीं, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या इस प्रोजेक्ट के साथ भी सिर्फ प्रॉफिट बनाने का इरादा तो नहीं है। अब ये बात भी सच है कि फिल्म एंड टेलीविजन में लोग प्रॉफिट के लिए ही रहते हैं, लेकिन अगर मेकर्स का पैशन भी इसमें जुड़ जाए तभी तो तुम्बाड़ जैसी फिल्में बनती है कि नहीं। इसके पहले पार्ट से जुड़े कितने टैलेंट्स को कंटिन्यू किया जाएगा ये बताइए मेरे को जरा। वेल ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट है और ये सारे सवाल फिर से हमारे एक्साइटमेंट का मार्केट वैसे ही डाउन कर देती है जैसे इस वक्त शेयर मार्केट डाउन पड़ा हुआ है। लेकिन उम्मीद फिर भी वही है कि हमें एक अच्छी फिल्म देखने को मिले जो इसके फर्स्ट पार्ट के साथ जस्टिस कर पाए। क्या लगता है आपको इन सारी चीजों के बारे में? कमेंट करके बताओ यार, आप लोग भी तो एक्सपर्ट हो। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की बातें, आप लोगों का ऑब्जर्वेशन, आप लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत खतरनाक निकलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अगर कोई भूल गया है तो याद दिला देती हूँ। बहुत टाइम पहले एक न्यूज आई थी, सलमान खान की फिल्म सिकंदर के एक स्पेशल सीन के लिए 10,000 बुलेट्स और गन्स का ऑर्डर दिया गया है। इवन एक न्यूज ये भी आई थी, फिल्म में अंडर वाटर एक एक्शन सीक्वेंस शूट किया जाएगा, ठीक हॉलीवुड की एक्वामैन के जैसा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। और सिर्फ पानी नहीं, हजारों फीट ऊपर हवा में एक चलते एरोप्लेन के अंदर सिकंदर की एंट्री दिखाई जाएगी जिसमें वो विलन्स को ठिकाने लगा रहा होगा। बस फिर आना शुरू हुए फिल्म के टीजर, जिसके बाद काफी लोगों को शक हो गया। जो न्यूज सुनने को मिली थी वो बस न्यूज ही थी, क्योंकि फिल्म तो बाकी मूवीज के जैसी ही नॉर्मल स्टोरी लग रही है। लेकिन कल सिर्फ 100 सेकंड में सब कुछ बदल गया। जो वाकई में सिकंदर की दुनिया में इंटरेस्टेड है उसको फाइनली कुछ ऐसा मिल गया जो तीनों पुरानी न्यूज को सच साबित कर सकता है। सिकंदर में सलमान खान को तो सब जानते ही हैं, लेकिन सिकंदर का दिमाग फिल्म के डायरेक्टर AR मुर्गदौस के बारे में आपने रिसर्च किया है या नहीं? बहुत कम ऐसी रीमेक फिल्म्स होती हैं जिनको एक बार देखने के बाद लोग उसकी ओरिजिनल के बारे में सोचते तक नहीं है, उसको ही ओरिजिनल फिल्म मान के आगे बढ़ जाते हैं। गजनी आमिर खान का सबसे मासी सिनेमा है ये। पूरे 17 साल बाद भी आज तक उसके जैसी कोई दूसरी फिल्म देखी नहीं होगी। वो फीलिंग अलग ही थी। हाँ, विजय सेतुपति की महाराजा में कुछ वैसा ही फ्लेवर डाला गया था, लेकिन फिल्म में एक्शन वगैरह का उतना स्कोप नहीं था। अब कल आया सिकंदर का दूसरा सॉन्ग बम बम भोले, सुनने में बढ़िया है, देखने में भी मस्त है, इवन लिरिक्स भी अच्छे लिखे गए हैं, होली वाला वाइब तो है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने पहली बार पब्लिक के साथ गेम खेल दिया। काजल अग्रवाल को फर्स्ट टाइम सिकंदर के अंदर रिवील करके सब कुछ बदल सा दिया। अभी तक जो शक था सबके दिमाग में, सिकंदर सलमान की हर पुरानी मूवीज की तरह सिर्फ मार धाड़ स्टारडम पे बेची जाने वाली फिल्म की तरह होगी। वो सिर्फ इसे एक गाने के बाद पूरी
पूरी तरह 360 डिग्री बदल सा गया है, क्योंकि सॉन्ग में काजल अग्रवाल के अलावा रश्मिका को इस तरह दिखाना सच में कमाल कर गया। एक जो मिस्ट्री फैक्टर अभी तक सिकंदर से मिसिंग लग रहा था, वो सिर्फ 100 सेकंड के गाने की वजह से आराम से फिल्म को एक्स्ट्रा 100 करोड़ का बिजनेस दे सकता है। एक स्टोरी बेस्ड सिनेमा जो आखिरी बार 2016 में सुल्तान के अंदर था, या फिर 2015 में बजरंगी भाईजान की कहानी ने सबको हिला दिया था, वो चीज 10 साल बाद सिकंदर के अंदर दोबारा देखने को मिल सकती है, जिसका छोटा सा सैंपल सिर्फ इन 2 सीन्स के अंदर छुपा हुआ है। पूछा था मैंने आपसे AR मुर्गदौस के बारे में, तो क्या हो अगर सिकंदर के अंदर डायरेक्टर सर 17 साल पीछे जाके वही गजनी वाला ट्विस्ट फिर से रिपीट कर दें। पक्की बात है, सिकंदर में सलमान खान के कैरेक्टर को अभी तक मेकर्स ने काफी हद तक छुपा के रखा है। फिल्म में उनके अलग अलग 2 साइड्स दिखाए जाने वाले हैं, और जिस तरह सॉन्ग में रश्मिका को पास्ट फ्लैशबैक की तरह दिखा रहे हैं, वो सिर्फ सिकंदर का इमेजिनेशन जैसा लग रहा है। दया, इस फिल्म में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। इमोशनल सलमान खान और गुस्से में काजल अग्रवाल और इन दोनों के बीच में व्हाइट कपड़ों में रश्मिका को दिखा देना सिर्फ एक इमेजिनेशन की तरह। और सिकंदर की लाइफ में कुछ तो ट्रेजेडी छुपी हुई है, मतलब कुछ तो अलग स्टोरी लिखी गई है। गजनी का सरप्राइज भी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में छुपा हुआ था। वैसे भी नोटिस किया होगा आपने, सिकंदर के विलन में कटप्पा जी को कास्ट करना बहुत डिफरेंट फील नहीं होता। ऐसे आमने सामने इन दोनों के बीच में एक्शन तो होगा नहीं, कुछ तो दिमाग से लड़ी जाने वाली लड़ाई चल रही है, जिसका कनेक्शन रश्मिका के कैरेक्टर के साथ जुड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से काजल अग्रवाल का रोल इंटरेस्टिंग बन सकता है। अगर थिएटर में ऑडियंस सिर्फ एक्शन की एक्सपेक्टेशन लेकर जाएगी, लेकिन स्टोरी के अंदर गजनी जैसा इमोशन लेकर बाहर आएगी, ये पिक्चर सुपरहिट बन जाएगी। अब बस एक कमाल का ट्रेलर चाहिए और सिकंदर का हाइप जो अभी तक ठंडा चल रहा है, वो लावा की तरह फट के बाहर निकलेगा। बस एक डिफरेंट लुक ऐसा आ जाए, बाप रे बाप, आप सोच भी नहीं सकते सलमान खान का कमबैक कितना बड़ा हो सकता है। अब सब कुछ इस आदमी के हाथों में है। याद है जब पुष्पा 2 का ट्रेलर आया था, तब डायरेक्टर ने स्मार्टली कुछ ऐसे सीन्स डाले थे, सबको लगा श्रीवल्ली का गेम सीक्वल में खत्म, इमोशन जुड़ गए थे वहीं से। अगर सिकंदर में सलमान और रश्मिका के बीच में कुछ ऐसा ही क्रिएट कर दिया डायरेक्टर AR मुर्गदौस ने, तो समझ नहीं सकते आप, सलमान खान फैंस पागल हो जाएंगे। अगर फिल्म की स्टोरी में दम हुआ तो चाहे कोई कितना जोर क्यों ना लगा ले, सिकंदर 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनने की ताकत रखती है। बस एक शर्त, एक अच्छा ट्रेलर, काम डन होगा। क्या बोलते, गजनी 2.0 के लिए तैयार हो, या फिर एक्शन मार धाड़ से भी काम चल सकता है। रश्मिका विद सलमान, जिसको कमजोरी समझा हमने, कहीं वही इस फिल्म का एक्स फैक्टर तो नहीं है। दिमाग लगाओ, कमेंट करके जाओ, देखते हैं सिकंदर की असली थ्योरी में क्या क्या छुपा हुआ है। सोचो और लिखो। टेक केयर, बाय बाय। रोहित शर्मा वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट के आखिरी 21 मैचों में व्हाइट बॉल क्रिकेट में 20 मैच जिताए। रोहित वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में विराट के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए थे। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को जो फेंटे लगाए थे, उसके हैंगओवर से अभी भी नहीं उतरे। और जो कैप्टेंसी न्यूजीलैंड के सामने की थी, उसे सरहद पार से भी कॉम्प्लीमेंट अभी तक रुके नहीं। लेकिन इंडिया में कांग्रेस की एक प्रवक्ता है, वो कहती है रोहित शर्मा मोटा है, फिट नहीं है। रोहित इज फाइट फॉर अ स्पोर्ट्समैन, वजन लूज करे। और ऑफ कोर्स द मोस्ट अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया एवर हैड। लोगों का दिमाग खराब हो गया है, क्या था मैडम, मतलब सच? अनइम्प्रेसिव कैप्टन इंडिया हैड। अभी पाकिस्तान को कूट के आया है, न्यूजीलैंड को कूट के आया है। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया इकलौती टीम है जो नंबर 1 टीम है। उससे पहले इंग्लैंड सीरीज में इंग्लैंड को पटक के आए। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा पर सवाल उठा है, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में रोहित शर्मा पर रत्ती भर भी क्वेश्चन नहीं है। रोहित अभी भी एब्सोल्यूट सिनेमा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में। और आप कह रहे हो रोहित अनइम्प्रेसिव कैप्टन। आखिरी 3 आईसीसी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच हारे हम। T20 वर्ल्ड कप में एक मैच हम नहीं हारे थे। ओडीआई वर्ल्ड कप का सिर्फ फाइनल हारे थे, और चैंपियंस ट्रॉफी भी लगातार जीत रहे। लेकिन जब ये स्टेटमेंट आया कांग्रेस की तरफ से, तब सोशल मीडिया पर बवाल हो गया। शमा मोहम्मद नाम है, स्पोक्स पर्सन है। हालांकि इनका शौक है रोहित शर्मा को सुनाने का। इससे पहले भी रोहित शर्मा के बारे में ये अंट शंट भंड खूब लिखी है, और जब लिखी तब सोशल मीडिया ने भी पलट के दिया, दबा के दिया। रोहित शर्मा के सारे फैन लपटिया गए, घुस घुस के एकदम, मतलब टीवी चैनल्स तो और बढ़ गए।
कांग्रेस का मामला था इसलिए टीवी वाले और चढ़ते गए। कोई लिफ्ट में घुस गया, कोई सड़क पे पकड़ लिया, कोई घर में घुसने वाला था, कोई मुंह में माइक लगा रहा था, कोई सीढ़ी पे चढ़ते हुए कर रहा था। मतलब उनको तो मौका मिल गया बीजेपी कांग्रेस वाला। बट नॉर्मल इंडियन क्रिकेट फैन भी कह रहे यार सीरियसली एक आदमी जिसने 3 ओडीआई क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाई है, फास्टेस्ट 11,000 रन वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में 2 नंबर पर है, वर्ल्ड क्रिकेट में भी 2 नंबर पर है। एक आदमी जिसको लेकर पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि ऐसा कप्तान हमारे पास हो तो हम भी जीत जाते। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, हफीज, इंजमाम, शोएब सब कह रहे हैं भाई साहब अय्यर से लेकर आपके चक्रवर्ती ने जो किया वो किया, लेकिन जो रोहित ने किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जो गेंदबाजों को रोटेट किया, जो कॉन्फिडेंस दिया, उससे मैच पलटा। हर आदमी तारीफ कर रहा है। उस आदमी को लेकर बॉडी शेमिंग करना, मोटू कहना क्या रन सिर्फ कैप्टन है। सीरियसली ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, हालांकि इनकी पार्टी ने भी नहीं क्लास लगाई है, कहा है कि ये सब हम नहीं कह रहे हैं और ये इनका है। और फिर दीदी ने पोस्ट डिलीट भी कर दिया। बाद में कहा मेरा पर्सनल है, इधर उधर ये वो जिंदगी इनकी भी लोगों ने एकदम परेशान कर रखा है। बाद में कहीं कि गांगुली, सचिन, द्रविड़, धोनी, विराट, कपिल, शास्त्री वहां पे क्या वर्ल्ड क्लास है, एवरेज कैप्टन है। अब सवाल आता है कि क्या वाकई में जो कह रही है वो एवरेज कैप्टन है? जवाब है नहीं। इंडिया में सिर्फ 3 कैप्टन है जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जीती है वर्ल्ड कप वजह से। एक कपिल पाजी 83, 2 बार धोनी भाई, तीसरे रोहित भाई थे। तो सीरियसली ही इज नॉट इस तरह से जो आप कह रहे हो। और अगर आप इनको ये कह रहे हो तो आपको अर्जुन राणा तुंगा, इंजमामुल हक ये सब क्या लगेंगे? हालांकि दुनिया ने इनको विरोध करना शुरू किया है। मतलब बीसीसीआई की तरफ से भी रिएक्शन आया कि यार बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, किस तरह से कह रहे हो। कुछ लोगों ने कह दिया कि भैया पाकिस्तान को हराया था इसलिए मैडम को दुख हो रहा है। कुछ ने कहा दीदी को अटेंशन चाहिए था, पार्टी में लाइमलाइट में नहीं आ रही थी, तो इनको लगा होगा कि कुछ अनाप शनाप उल्टी करते हैं, शायद लाइमलाइट में आ जाएं, चर्चा हो जाए। ये सारी बातें चल रही है इनके लेके। हालांकि ये स्टेटमेंट जो है इनका पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने इस तरह की टिप्पणियां की थी बॉडी शेमिंग को लेकर, और काफी ज्यादा चर्चा उसको लेकर चली थी, क्या बॉडी शेम करना सही है इस तरह से। मैडम अभी भी कह रही है सॉरी नहीं है। हालांकि बैंड बजी मैडम की, टीवी चैनल्स वालों ने घुस के परेशान कर दिया है। वो भी सही नहीं है जिस तरह से मुंह में माइक घुसेड़ा गया है, बट इसी को कहते हैं उड़ता तीर लेना। इंडिया जीत रही है, नंबर 1 टीम बनी है, टॉप 5 में हमारा बल्लेबाज है वर्ल्ड क्रिकेट में, कैप्टन में दुनिया का नंबर 1 कैप्टन आज के दौर में है। पूरा पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया हमारे कैप्टन की तारीफ कर रहा है, और दीदी कह रही है कि सबसे अनइम्प्रेसिव कैप्टन है। सीरियसली